हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। क्लास जो है 9 है और अध्याय ये जो है चौथा है। ज्योग्राफी का ये सेक्शन हम अभी चल रहा है। आपका जो है ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है, तो इसमें जो है हम आज जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। आप 6 क्लास में भी जो है पढ़ चुके हैं, जो कि आप जानते हैं कि जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आदि जो भी ऋतुएं होती हैं भारत में। आपका जो है जो भी जलवायु में देखते होंगे परिवर्तन हो रहा है, किन किन कारणों से परिवर्तन होता है। मौसम में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कैसे परिवर्तन होता है, इन सारे बात को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इसके पहले भी हम कुछ अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जलवायु के बारे में। और जलवायु क्या है, हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो होता है। ये जो है जीवन का एक कहिए आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि पिछले 2 अध्यायों में आप जो है हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। क्या है? एक है आप स्थलाकृति जहाँ रहते हैं, एक है जल। ये जो है क्या है, 3 में से 2 को आप अध्ययन कर चुके हैं। अब जो तीसरा जो हम करेंगे वो जलवायु का करेंगे। इसी अध्याय में जो है हम आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो वायुमंडलीय अवस्था है, जो जलवायु परिवर्तन होता है किस प्रकार से, वायुमंडल के कारण। तो ये जो है तीसरा आपका तत्व होगा, वायुमंडलीय अवस्था। हम जो है दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई महीना में जो है असुविधाजनक गर्म जो है आपका जो है मई महीना आपका बहुत गर्म क्यों रहता है, असुविधाजनक क्यों होता है, ये क्यों? आप जानते हैं कि गर्म के महीने में आप सूती कपड़ा पहनते हैं, तो वहीं गर्मी के बाद जो है ठंडी आती है, तो आप ठंडी के दिनों में क्या पहनते हैं, ऊन का कपड़ा पहनते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? और आप जब देखते होंगे कि जून जुलाई के महीने में आपको बारिश क्यों होती है, ये सारे बात को हम देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि क्यों पहनते हैं, अथवा मई महीना गर्म अथवा असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई वर्षा में जो है वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। लिखा गया है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु हो। क्या है? एक विशाल क्षेत्र है, वहाँ पर 30 वर्ष से ज़्यादा, मतलब एक लंबा अवधि, वहाँ पर जो है क्या व्यवस्था हो रहा है, क्या विविधता है, क्या उसका अवस्था है, ये सारे दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। मौसम की अवस्था और विविधता। आगे है कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। क्या करता है? तो एक क्षेत्र की जो अवस्था है, उस क्षेत्र की जो है वायुमंडलीय अवस्था को कौन बताता है? मौसम। मौसम तथा जलवायु के तत्व, जैसे कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन है, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ये जो है किसके हैं? मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, और लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। आप जैसे दिन गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र एवं शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर हर जो है वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। मौसम जो है किस प्रकार से महीनों के और वायुमंडलीय की अवस्था जो है उसके आधार पर जो है वर्ष को आप विभाजित करते हैं। एक ग्रीष्म हो गया, शीत हो गया, और एक वर्षा ऋतु से इसको विभाजित किया जाता है। देखिए, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए, क्या आप जानते हैं, मानसून शब्द की जो है व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम। इसका जो है मौसम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? तो अरबी से। और इसका जो है अरबी शब्द ये क्या है? मौसम। और इसका जो है शाब्दिक अर्थ आपका मौसम हो गया। मानसून का अर्थ एक वर्ष कई दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का अर्थ क्या होता है? तो एक साल में आपके वायु की दिशा में ऋतु के जो परिवर्तन होते हैं, ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं, वही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है।
अब है आगे कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या है? भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। क्यों? क्योंकि एक साल में आपको शरद, ग्रीष्म, वर्षा ये सारे देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये क्या है? मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें। क्या? दो महत्वपूर्ण तत्व है, एक है तापमान, एक है वर्षा, जिसको वर्षण बोलते हैं। देखेंगे और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें जो है किस प्रकार भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान कितना 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री से जो है 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक हो सकता है। कहाँ पर 45 डिग्री -45 डिग्री तापमान रहेगा? तो जम्मू कश्मीर के द्रास में। जबकि थिरुवनंतपुरम मतलब तिरुवनंतपुरम में जो है यह 22 डिग्री सेल्सियस रात में जो है तापमान रहता है। जम्मू कश्मीर में माइनस चला जाता है और दक्षिण में अगर हम जाते हैं तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर 22 रहता है। वहीं पर आप जो है दिन में देखेंगे गर्मी का तापमान जो है कुछ स्थान पर जैसे राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान कितना 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जो है सबसे ज़्यादा गर्मी भी और ठंडी भी जो है थार के मरुस्थल मतलब राजस्थान में जो है आपको जो है गर्मी भी और ठंडी भी आपको वहाँ पर लगती है। दूसरी ओर केरल, अंडमान एवं निकोबार में दिन या रात तापमान लगभग समान रहता है। यहाँ पर जो है तापमान कहाँ? तो केरल हो गया, अंडमान हो गया, अंडमान एवं निकोबार हो गया, यहाँ पर तापमान समान रहता है। लेकिन आप राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा दिन में, रात में कम। ये जो है उसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। अब आगे है कि अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर जो है हिम के रूप में होता है। किसमें? तो हिम के रूप में वर्षा होता है, जो कि आप बर्फ़ का जो है नाम बोल सकते हैं। हिम किसको? बर्फ़ को बोलते हैं। हिम के रूप में क्या होता है? हिमालय में वर्षण होती है, ये हिम के रूप में होती है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। और शेष भाग में कहाँ पे? तो ये वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। आप मेघालय में देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा 400 सेंटीमीटर हो रहा है, वहीं पर लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में देखते हैं तो 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। कहाँ? तो जून से लेकर छठा महीना से लेकर आपका सितंबर 9वां महीना तक जो है बारिश होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा जो है अक्टूबर और नवंबर में होती है। यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो है तमिलनाडु का क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है जो है लौटते मौसम से ये बारिश होती है, जो अक्टूबर नवंबर में होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तमिलनाडु का। आगे है आपका कि सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर क्या होता है? अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। क्या होता है? जब हम उत्तरी मैदान में देखते हैं, ये भारत है तो ये उत्तरी मैदान से जब ये इधर आएगा बारिश तो क्या होता है? ये घटता जाता है। उत्तरी मैदान में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन की विविधता में लाती है और ये भिन्नता जो लोगों के जीवन में विविधता लाता है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। रहन सहन, वस्त्र, ये सारे जो हैं इसी के कारण, मौसम के कारण आपको देखने को मिलता है।
अब देखिए ज्ञात करने के लिए कहता है राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि जो है सूर्य का जो प्रकाश है, जो गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, अंदर नहीं जा पाए। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तो वहाँ पर तराई क्षेत्र है, वहाँ अगर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो क्या होता है, पानी जो है नीचे चला है, वहाँ पर जमा नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तराई के क्षेत्रों में। देखिए असम में कुछ प्रायः घर जो है बाँस के खंभे पर बने क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी जो है बारिश बहुत ज़्यादा, बाढ़ का कारण जो है असम में होता है, ज़्यादा बारिश भी होती है। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ के कारण को वहाँ पर उसका कारण बन जाता है। लोग जो है वहाँ पर बाँस के खंभे पर अपना घर बनाते हैं और वहाँ पर बाँस के खंभे से जो है उसका घर रहता है, वहीं पर वो रहते हैं। अब है जलवायु नियंत्रण, सॉरी जलवायु भी नियंत्रण। तो किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं। याद रखेंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर जलवायु को नियंत्रण करना है तो ये 6 प्रमुख कारण आपको याद रखने। पहला अक्षांश, दूसरा टुंगता या ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। एक याद रखेंगे उच्चावच लक्षण, दूसरा महासागरीय धाराएं, तीसरा समुद्र की दूरी आपका कितना है, चौथा है पवन तंत्र, पाँचवा आपका है मतलब पवन तंत्र और वायुदाब, और पाँचवा है तुंगनता या ऊंचाई, छठा है अक्षांश। ये जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार लगभग जो है अनुसार अलग अलग होती है। जो पृथ्वी की जो है गोलाई है, ये पृथ्वी की गोलाई है, अक्षांश क्या होता है, ये अक्षांश होता है। अक्षांश की जो है कारण जो है यहाँ पर देखते होंगे कि इसका जो है सूर्य का जो प्रकाश है, ऊर्जा जो है वो इसके अक्षांशों के कारण जो है अलग अलग आपको होती है, अनुसार उसके अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत वृत्त से ध्रुव की और सामान्यतः घटता है। ये देखिए, ये है विषुवत वृत्त, ये है विषुवत वृत्त। यहाँ ध्रुव की ओर हम जाएंगे तो तापमान क्या होता है, घटते चला जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता क्या होती है, कम होती जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। जब आप पृथ्वी पर हैं और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इसका सघनता क्या है, घट रहा है। ये क्या होता है, घट रहा है, ठीक। तथा तापमान भी घटता है, और तापमान भी, सघनता भी घटेगा और तापमान भी घटेगा। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, और इसी के कारण जो है आप जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं या आप नेपाल जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ठंडी लगती है गर्मी के दिनों में भी। जो है अगर किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो उसका वायुदाब क्या है, और पवन तंत्र की जो है स्थान, उसका जो है ऊंचाई कितना है, इस पर जो है अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करेगा। उसकी जो है मौसम जो है वो दाब जो है उसका कैसा मौसम है, इसका जो है आप अनुमान किसी भी क्षेत्र जो है वायुदाब एवं पवन तंत्र जो है उस क्षेत्र के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब उसका वायुदाब कम होगा या ज़्यादा होगा, पवन जो है उसका ज़्यादा होगा या कम होगा, इसका जो है आप जो निर्भर करेगा वो अक्षांश और ऊंचाई पर करेगा। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकालीन प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जो है जलवायु पर भी प्रभाव समकालीन पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव जो है कम होता चला जाता है। ये जैसे समुद्र है तो यहाँ दूरी अगर बढ़ते जाएगा तो प्रभाव क्या होगा, कम होता जाएगा। एवं जो है लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं, और यहाँ से जो है विषम मौसम जो है लोग महसूस करते हैं अवस्था को। इसे महाद्वीपीय अवस्था, मतलब गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। मतलब जो है समुद्र से जितना दूरी आप जा रहे हैं यहाँ पर विषम मौसम हो गया, गर्मी में बहुत ही गर्मी आपको लगेगा, ठंडा में बहुत आपको ठंडी लगेगा, ठीक।
महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय धारा क्या है? ये देखिए आपका महासागरीय धारा है। ये जो है महासागरीय धाराएं हैं, तो ये जो है समुद्र से तट की ओर, ये तट है, तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ क्या करता है? तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करता है। जो तटीय क्षेत्र का जलवायु है उसको भी समुद्र से जो चल रही हवा है उसको प्रभावित तटीय क्षेत्र को करता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से निकट की और हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि ये समुद्र है और ये जो है स्थल है। तो यहाँ से जो है हवा बह रही है। तटीय क्षेत्र जहाँ आपका ये तटीय क्षेत्र हो गया, यहाँ जो है गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती, गर्म भी और ठंडी जलधाराएं बह रही है। और वायु की जो दिशा है वो समुद्र तट की ओर है। वायु जो बह रहा है वो समुद्र की ओर बह रहा है, समुद्र तट की ओर बह रहा है। तब क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है, तब यह गर्म और ठंडा ये दोनों हो जाएगा और ये जो है गर्म और ठंडा हो जाएगा। अब देखिए, ज्ञात करिए कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित हैं? तो विश्व के जो है अधिकतर आपका मरुस्थल जो है क्यों जो है उष्ण कटिबंधीय भागों में है? तो यहाँ पर आपका जो है ये देखिए, ये समुद्र है। यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका जो है महाद्वीप के स्तर जो है किनारे पर जो है आपका जो है लिखा गया है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित है? क्योंकि पश्चिम के किनारे से हवा जो है यहाँ पर गई, गर्म हवा जो है मरुस्थल से इधर या आई, तो इसके कारण जो यहाँ पर गर्म और ठंडा जो है और इसके कारण जो है जीवन जो है थोड़ा क्या होता है, सुगम हो जाता है। यहाँ पर आपको गर्म और ठंडी जो जलधारा होती है वहाँ पर आपको मछली भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। ये जो है यहाँ पर जीवन यापन जो है थोड़ा सुगम हो जाता है। आगे है कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करता है। क्या करता है? ऊंचा पर्वत जो है ठंडा और जो है गर्म वायु हो उसको रोकता है, मतलब जाने से रोकता है। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। मतलब अगर जो हवा जो है यहाँ पर पहाड़ से टकराती है उसको ऊपर जाने नहीं देती है। जब ये ऊपर नहीं जाएगा तो टकराएगी तो बारिश होने की संभावना होगी। तो इसी के कारण जो है बारिश होती है पर्वत के कारण। और पर्वत के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। और जो पर्वत के पवन विमुख ढाल जो होता है, यहाँ का जो ढाल है तो क्या होता है, सूखा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बारिश होती है। आगे आपका है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आपने अभी पढ़ा भी है कि जो अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, तो इन सारे कारक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से। पहला देखिए अक्षांश। कर्कवृत्त देश के भारत में जो है कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क जो है कहाँ से कहाँ, यह भारत है, तो यहाँ से जो है गुजरात से लेकर ये जो है कक्ष से लेकर मिजोरम तक कर्क जो है रेखा गुजरती है भारत में। पश्चिम से लेकर पूर्व तक मिजोरम तक, गुजरात से लेकर आपका कच्छ से मिजोरम तक गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग जो है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। जो है देश का क्या भाग है, आधा। जो ये जैसे देखिए ये जो भाग है भारत का, सबसे ज़्यादा जो भाग है ये दक्षिण में, कर्क के दक्षिण में स्थित है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। जो उत्तर में आपका ये जो भाग है ये उपोष्ण कटिबंधीय भाग है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों ही विशेषताएं उपस्थित है। देख सकते हैं ये उपोष्ण हो गया और ये उष्ण हो गया और ये उपोष्ण हो गया। ऊपर में जो आपका भाग होता है
उपोष्ण होता है और नीचे में उष्ण होता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको नीचे दिखता है और ऊपर में आपको जो है ऊपर का जो भाग होता है वो क्या उत्तर का जो भाग होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय भाग होता है। अब हम पढ़ेंगे इसी के कारण जो है यहाँ पर जलवायु में विशेषता पाया जाता है। ऊंचाई के बारे में देखिए, ऊंचाई भारत में जो है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत की पूछता भी है कि भारत के किस दिशा में हिमालय पर्वत है, तो उत्तर में है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है हिमालय की। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तटीय क्षेत्र मतलब ये जो क्षेत्र है जो ये भी आपका विशाल है। यहाँ अपेक्षाकृत ऊंचाई जो है लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्रवेश करने से रोकता है। कहाँ से ठंडी हवा आता है, तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया आप जानते भी होंगे, ये जो भाग होता है यहाँ पर आपका मध्य एशिया है जो कि पाकिस्तान के बगल में है। तो ये जो मध्य एशिया से जो हवा आ रहा है उसको जो है आने से ठंडा जो हवा आ रहा है उसको जो है ऊंची हिमालय जो है उसको आने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण जो है इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में जो है ठंडा कम पड़ता है और मध्य एशिया की तुलना में जो है इस एरिया में उत्तर के एरिया में ठंडा थोड़ा कम पड़ता है। अब आगे है वायु दाब एवं पवन। तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होता है। तो यहाँ पर भी जो है जलवायु में देखेंगे तो विभिन्न मौसमी अवस्थाओं में संचालित होने की प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहला क्या है, पहला है वायु दाब एवं धारातलीय प्रवणता, दूसरा ऊपरी दाब और परिसंचलन, और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए लिखा गया है कि भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें टेरवेंट्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। किससे, तो ये पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय मतलब ऊपर का जो है इसके कारण जो है ऊपर के उच्च दाब के कारण जो है ये पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है और ये जो है दक्षिण की ओर बहती है। बहती कोरी आलिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है और जो है ये ऊपर से आती है और दक्षिण की ओर बहती है और कोरियालिस बल के कारण जो है दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय वृत्त जो है विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र और बहती है। दाहिने पहले गया, उसके बाद जो है विषुवतीय क्षेत्र जो ये रेखा जो है यहाँ की ओर ये बहता है क्योंकि ये स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती है एवं बहती है और ये जो ये विषुवतीय जो भाग है ये क्या स्थानीय है और ये स्थानीय होकर यहाँ पर ये बहती है। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा जो है कम या नहीं होती है, इसके कारण जो बारिश न के बराबर होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र कहा जाता है और इसी के कारण जो है इस क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम इसके बारे में और देखेंगे। देखिए कोरियालिस बल क्या होता है, तो कोरियालिस बल होता है भारत के घूर्णन कोरियोलिस बल होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन है उसके कारण जो उत्पन्न बल जो होता है आभासी बल होता है उसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि कोरियोलिस बल के कारण जो है पवनें किस ओर प्रवाहित होती है, विक्षेपित होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जाएगा। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध है तो दाहिनी तरफ, और जब दक्षिण की गोलार्ध में आएगा, दक्षिण गोलार्ध में आएगा तो ये बाईं तरफ ठीक फैल विक्षेपित हो जाता है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है और इसको जो है फेरेल नियम भी कहते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर पढ़ें कि भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में क्या होता है, हिमालय में आपको उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है और जो यहाँ पर जो है क्या होता है, तो दक्षिण इस क्षेत्र में जो है शुष्क ठंडी शुष्क हवाएं जो होती है वो दक्षिण में या नीचे की ओर निम्न दाब महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहता है और निम्न महासागरीय क्षेत्र ये जैसे अरब का खाड़ी सागर है तो यहाँ पर से जो है ऊपर थोड़ा बहेगा। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के
ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो है ये आंतरिक एशिया मतलब अंदर का भारत जो है, एशिया जो ऊपर के से लेकर नीचे में देखते हैं आंतरिक एशिया, और उत्तर पूर्वी मतलब यहाँ का जो भाग है भारत का उत्तर पूर्वी, लद्दाख से लेकर यहाँ पर आपका मिजोरम तक जो ये भाग है, यहाँ पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहती है। दक्षिण में जो है ये हिंद महासागर से गुजरते हुए जो है ये निम्न दाब की ओर बहती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं को जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। ऐसे आप यहाँ पर ये भारत का नक्शा है, तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी क्यों कहा जा रहा है, ये आपका दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये जो है ऐसे करके ये ऐसे ऐसे बहता है, तो इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम के मानसून को भी नाम दिया गया है। ये पवनें जो है कोस्ट महासागरीय के रूप में बहती है, नमी जो है ग्रहण करती है तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। आगे लिखा गया है ऋतुएं। तो ऋतुएं क्या होती है, तो ऋतुएं मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक जो है ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के जो है आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः कितने ऋतु हैं? तो 4 ऋतु हैं। 4 ऋतु हैं कौन के? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और जो है शरद ऋतु, और जो है बारिश का जो होता है आप याद रखेंगे। मानसून में आपको जो है 4 ऋतु याद रखने हैं। भारत में जो है मुख्य रूप से 4 ऋतु हैं। एक आपका हो गया शीत, ग्रीष्म, शरद, और एक होता है क्या? एक होता है शिशिर ऋतु, जिसको आप विंटर सीजन भी कहते हैं, जो ठंडे दिनों में आपको देखने को मिलता है। तो ठंडे दिनों के बाद जो है ये देखने को आपको मिलता है। आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। माघ से फागुन का जो है इसका माह होता है शिशिर का, और जो है आपको यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं कि भारत के ऋतुओं के नाम मुख्य रूप से जो होते हैं 4, उनके बताने के लिए कहता है। तो याद रखेंगे ग्रीष्म, शीत, ग्रीष्म और शरद और शिशिर। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। सबसे पहले है शीत ऋतु, उसके बाद हम ग्रीष्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम आगे के जो है ऋतु हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला है शीत ऋतु। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहते। कहाँ से? नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। कब? तो दिसंबर और जनवरी। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटेगा। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान कितना? 24 डिग्री सेल्सियस है से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कहाँ? तो चेन्नई पूर्वी तट में। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तर में आपको 10 से 15, चेन्नई में आपको 25-24 ये रहता है। दिन जो है गर्म और रात ठंडा होता है। उत्तर में तुषारपात सामान्यतः है तथा हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। और जो है उत्तर में आपको तुषारपात और हिमालय के जो ऊपरी ढाल में है मतलब वहाँ पर आपको बर्फ़ गिरते हैं। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, और इस ऋतु में आपको उत्तर पश्चिम का जो है व्यापारिक पवनें प्रभावित होता है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ? तो ये आपका स्थल होगा, ये समुद्र है, तो ऐसे करके वो बहता है। ठीक, स्थल से समुद्र की ओर व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्वी का जो है ये बहता है। ये भारत हो गया, तो ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो ये जो पवन है उत्तर पूरब हो की ओर बहता है, इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। और ये स्थल हो गया, और ये समुद्र बंगाल की खाड़ी हो गया, तो इधर की ओर ये बहता है। ठीक,
तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ जो है भाग में वर्षा तमिलनाडु के तट पर बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो कौन सी पवनी के कारण जो है बारिश जो है तमिलनाडु में होती है। तो ये उत्तर पूर्वी जो है व्यापारी पवने हैं। इसके कारण जो है क्योंकि ये आपको स्थल से समुद्र की ओर बहता है। तो स्थल से समुद्र की ओर बहता है, ये देखिए ऐसे करके ये बहता है, तो ऐसे इसको लौटता हुआ पवन भी बोलते हैं। तो ये ऐसे जैसे ही बहेगा तो ये जो है यहाँ पर जो है लिखा गया है कि शुष्क जो होते हैं ये इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर बहता है। यहाँ पर देखते होंगे कि ये जो भारी यहाँ पर आया तो ये जो है समुद्र है, और समुद्र से कहाँ पर जा रहा है? स्थल की ओर। तो यहाँ पर जो है बारिश होने की संभावनाएं होती है। यहाँ पर ऊपर में आप पढ़ेंगे कि उत्तर पूर्वी जो है व्यापारी पवने हैं, और यह जो है स्थल से समुद्र की ओर बहता है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में क्या है? शुष्क है। और इन पवनों के कारण ही जो है कुछ मात्रा जो है वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होता है। ये जो देख रहे हैं ये पवन है, ये बहा तो ये समुद्र आया, कौन? समुद्र आया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आया तो समुद्र जो है बारिश के साथ जो है ये क्या करेगा? हवा के साथ जो है ये कहाँ पर टकराएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टकराता है तो यहाँ पर जो है बारिश होती है। तो इसको कहते हैं ये समुद्र हो गया, और समुद्र से ये स्थल की ओर गया। तो समुद्र से स्थल की ओर गया तो तमिलनाडु में बारिश हो गया। लेकिन ऊपर में देखते होंगे कि स्थल से समुद्र की ओर जाता है तो ये जो है यहाँ पर भाग क्या होता है? शुष्क होता है। ये याद रखें कि बहुत बार क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं। आपसे पूछता भी है कि तमिलनाडु में किसके कारण जो है बारिश होती है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने के कारण। और यहाँ पर जो है बारिश जो है किसका जो है समुद्र जो है हवा जो है कैसे बहती है? तो यहाँ पर जो है पवनें जो हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक। और ऊपर में आपको स्थल से समुद्र अगर पूछते तो आप बताइएगा कि जो है यहाँ पर जो है मौसम क्या होता है? शुष्क होता है। ये आपको शुष्क मौसम आपको मिलेगा बिहार, उड़ीसा, ये सब क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में। अब आगे है कि देश में उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। जो यहाँ पर जो है कुछ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और हल्की पवनें जो बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम की और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है, और जो है ये पश्चिम की ओर बहता है। जो है ये देख रहे हैं जैसे ये भारत हो गया, तो ये जो भारत है तो उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। गंगा घाटी से ये गंगा घाटी मतलब उत्तर पश्चिम से होता है और गंगा घाटी में बहता है, और ये गंगा घाटी कहाँ है? तो इधर है, गंगा घाटी की ओर बहता है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता जो है कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तन होता है। और इस मौसम में जो है जो पवनें जो है पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से बहकर गंगा घाट की ओर बहती है। तो यहाँ पर आपको मौसम साफ दिखता है, तापमान भी आपको कम और आर्द्रता भी कम, ये सारे जो है यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में से चक्रवाती विक्षोभ का जो है अंतर्वाह विशेष लक्षण है। और यहाँ पर शीत ऋतु में आपको पश्चिम और उत्तर पश्चिम से जो चक्रवाती विक्षोभ है वो आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिम आपका ये हो गया, और जो है यहाँ पर आपका पश्चिम हो गया, तो सॉरी ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये पश्चिम। यहाँ पर आपको चक्रवात जो है देखने को मिलता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया से ऊपर उत्पन्न होती है। यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर और यहाँ से है पश्चिम एशिया, तो इसी के कारण ये उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत में प्रवेश करते हैं। और पश्चिम का पवन जो है ये पश्चिम है, इधर से जो है प्रवेश भारत में करती है। इसके कारण जो है शीतकाल में मैदानी भागों में बारिश होती है, और शीतकाल में भी जो है पश्चिम का जो है बारिश हवा जो यहाँ पर आएगा तो भारत में जो शीतकाल में भी बारिश कुछ होती है। तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी जो है उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि जो है शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महाबट कहा जाता है की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शीतकाल में जो बारिश होती है।
प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। कहाँ? समुद्री क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है न के बराबर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है शीत ऋतु में भी। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। लिखा गया है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। क्या होता है? तो सूर्य के जो है उत्तर की आभासी गति के कारण जो है भूमंडलीय जो ताप होता है, भूमंडलीय ताप वो उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये आपका उत्तर है, उत्तर की ओर जो है खिसक जाता है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कहाँ से? तो मार्च से मई तक जो है ग्रीष्म ऋतु होता है। तथा जो है ताप पट्टी जो होता है, ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड की गई तापमान को देखकर लगाया जाता है। तापमान आपको मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब देखते हैं कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आप जो है महसूस करते हैं। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है और अप्रैल में जो है अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रैल में। और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण जो है तापमान कम होता है। समुद्री प्रभाव के कारण जो यहाँ पर समुद्र है, इसके कारण जो है इसका तापमान कम रहता है। आगे है कि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी होता है। और वायुदाब क्या होता है? कम हो जाता है और तापमान वृद्धि हो जाता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तक तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है और पवन का परिसंचरण इस जो है गर्त के चारों ओर प्रभाव होता है। इसका जो है प्रभाव चारों ओर होता है। लू जो है ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। लू किसको? तो धूल भरी जो है गर्म पवन और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलते। बहुत ही क्वेश्चन जो है बार बार ये पूछा गया है। भारत के जो है उत्तर का भाग है जिसमें आपको उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है। ये जो है उत्तर पश्चिम में आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे जो हैं आते हैं। यहाँ पर आपको लू बहुत ही ज़्यादा देखने को लू से जानते हैं कि आपको लू लग जाती है, मतलब गर्मी। तो ये धूलकण जो है ये जो है गर्म और गर्मी जो है ये धूल भरी गर्म जो है एवं शुष्क हवा जो होती है लू इसको बोलते हैं। और उसके कारण जो बीमारी भी आपको होती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचने के लिए कहता है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव जो है घातक हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है और वैशाख के महीने में भी होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। और वैशाख के महीने में जो ये बारिश होती है तो इसको काल वैसाखी नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसून होता है। कहाँ? तो कर्नाटक और केरल में जो है ये कर्नाटक और केरल का भाग है। तो यहाँ पर आपको जो है पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाता है तथा यह जो है तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। जब ये पूर्वी मानसून जो है मानसूनी वर्षा होती है तो यहाँ पर बारिश जल्दी होती है, तो यहाँ पर जो है आम जल्दी पकता है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ये कहाँ होता है? ग्रीष्म के अंत में जो है कर्नाटक एवं केरल के जो है केरल में प्रायः जो है ये पूर्व मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण जो आम क्या होता है? जल्दी पक जाता है। और इसके कारण इसी के कारण जो है इसे प्रायः हम क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अब लिखा गया है कि वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। अब कैसे होता है वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन? तो जून के प्रारंभ से उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र
हो जाती है। जून के प्रारंभ होता है तो उत्तर का मैदान, जो ये भारत का मैदान है, यहाँ पर निम्न दाब जो है तीव्र होता है। यह दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है, और दक्षिण गोलार्ध मतलब ये जो भाग है यहाँ पे, इसका जो है आकर्षित करता है, ये पवनी को व्यापारिक पवने को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने, ये जो है दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। यह दक्षिणी समुद्र है, दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय ऊपर के भाग जो है, ऊपर का भाग जो है क्षेत्र में उत्पन्न होता है। चूँकि ये पवने गर्म महासागरों से ऊपर से होकर गुजरती है, और गर्म महासागर से ऊपर की ओर होकर जो है ये गुजरती है, इसीलिए अपने साथ इस जो है महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। और ये जो है ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में नमी होता है। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत के वेग से ये चलती है। ऊपर जो है वो कितना 30 किलोमीटर की दूरी जो है प्रति घंटा से दूरी तय करता है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उत्तर पूर्वी जो भाग होता है ये छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष पहुँच जाती है। कितने, तो 1 महीने में जो है थोड़ा सुदूर को छोड़कर, पूर्वी क्षेत्र को उत्तर पूर्वी क्षेत्र छोड़कर 1 महीने में ये पवन जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है, और दक्षिण पश्चिम का ये मानसून जो है, ये मानसून पूरी तरह से ऐसे चलता है, ऐसे ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट में पवनमुखी भागों में भारी बारिश जो है, भारी वर्षा, जो कि 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो इसके कारण जो यहाँ जो बारिश होती है पश्चिमी घाट में, आपको 250 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। दक्कन का जो है पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होता है। ये जो दक्कन का पठार है और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया का क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम में अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होता है, और जो है ये देश के उत्तर पूर्वी भागों में यहाँ पर जो है ये बारिश होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो है औसत वर्षा वाला प्राप्त है। ये मासिन राम जो है ये क्या है, विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ये ये जो है आप गारो खासी जयंतिया आप जो पढ़े थे, ये खासी है, ये खासी पहाड़ी पर जो है, गारो खासी पिछला जो पहाड़ी है, यहाँ पर आपको जो है इस पहाड़ी की श्रृंखला जो है मासिन राम है, उसमें जो है वहाँ पर विश्व का सबसे औसत वर्षा जो है सबसे ज़्यादा होता है। गंगा घाटी के तट पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का मात्रा जो है घटता जाता है, और गंगा घाटी ये है तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बारिश जो होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा जो है कम होती है, और राजस्थान जब ये इधर आता है तो ये राजस्थान और गुजरात में जो है बारिश कम होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें जो है आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। आर्द्र भी होता है और शुष्क भी होता है, मतलब नमी भी है और शुष्क भी है। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें जो है वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। उत्तर से क्या होता है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण की ओर खिसकता जाता है, जिसके कारण जो है वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून से गर्त का अक्ष मैदान की ओर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक जो है शुष्क अवस्था रहती है, तथा हिमालय के नदियों के पर्वतीय जल ग्रहणों क्षेत्रों में जो है विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जो है जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है।
यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के कारण जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसीलिए यह कभी-कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र जो दिखाई दे रहे हैं मानसून का आगमन, तो ये देखिए, ये 1 जून है। 1 जून से बारिश यहाँ पर चला। 1 जून यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल के तट से तिरुवनंतपुरम से चलता हुआ इधर की ओर बढ़ा और यहाँ पर आपका जून 5 जून यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद 10 जून आपका भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश, मुंबई पहुँच गया। उसके बाद आपका पश्चिम से दक्षिण पश्चिम चल रहा है, तो ये 15 जून तक आपको नेपाल तक पहुँच जाता है और उसके बाद 1 जुलाई, तो ये 1 जुलाई फिर पाकिस्तान तक ये पहुँच जाता है। 15 जुलाई ये पाकिस्तान में। अब जब लौटता है तो ये लौटते वक्त ऐसे चलता है, लौटते वक्त ऐसे चलता है। तो ये लौटते वक्त इसका ऐसे आगमन होता है, लेकिन चल रहा है जून दिखा रहा है आपका, ये जून का भारत का जो मौसम है जून में किस प्रकार से ऊपर की और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर से चलता हुआ आपको दिखाई देता है। यह आपका हो गया भारत में मौसम कैसे जून में इसका बारिश का कारण बनता है, बारिश कैसे इसका गमन होता है। अगर है मानसून की वापसी, अब लौटेगा कैसे। मानसून ये गया, अब लौटेगा, तो ये कैसे लौटेगा, तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। उत्तरी मैदान में उत्तर का मैदान यहाँ पर शिथिल होगा, निम्न दाब होगा और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेगी और उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान लेगी और दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाएगा तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के तट से हट जाती है और अक्टूबर जैसे ही होता है तो उत्तर का जो तट है, ये जो तट है यहाँ से वो हट जाता है। आगे है कि अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो होता है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु का परिवर्तन का काल होता है, तो वो अक्टूबर और नवंबर होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात का तापमान का ठंडा और सुहावनी होता है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेग्क्वाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्क्वाइट के नाम से, गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध ये जगह है मासिनराम। देखिए, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। इसके कारण व्यापार एवं भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण होता है एवं आपदाओं के से होता है। ये महीना याद रखेंगे, अक्टूबर और नवंबर का। उत्तर पश्चिमी ये मानसून आपको ये भारत के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है। इसको हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं।
अब है वर्षा का वितरण कैसे होता है। तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। मतलब ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर और उत्तर पूर्वी ये जो भाग यहाँ पर जो है बारिश 400 सेंटीमीटर होती है। किंतु पश्चिम में जो देखेंगे राजस्थान, ये देखिए लौटता हुआ जो है मौसम अंडमान निकोबार मानसून का जो अंत होता है वो कैसे होता है। तो ये अक्टूबर है, यहाँ सितंबर से जो है यहाँ पर गया है। यह जो देख सकते हैं ये ऐसे लौट रहा है, ये जो है ऐसे लौट रहा है। ये जो है अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी से जो है ये ऐसे करके इसका नवंबर अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये जो है दिसंबर हो गया। ये जो है लौटता हुआ मौसम आपको दिखाया गया है। ये लौट जाता है यहाँ से, फिर यहाँ पर आ जाता है, ये लौट गया मौसम। ये मौसम का अंत हो जाता है। ये वार्षिक जो है कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है देख सकते हैं भारत में आपको। ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और यहाँ पर आपको कुछ असम का क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी है और यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट जो है जो कि केरल, महाराष्ट्र, गोवा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। वहीं पर आप देखेंगे नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर जो सॉरी मेघालय, यहाँ पर जो है मिजोरम हो गया, यहाँ पर आपको बारिश जो है 200 से 400। ये जो क्षेत्र आपका 100 से 200 सेंटीमीटर जो है उत्तर बिहार जो है ये उत्तरी बिहार है, यहाँ पर आपको 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश होती है। 7 सेंटीमीटर पानी जो है यहाँ पर आपको दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार में भी, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी और उत्तर आपको जो पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया इन क्षेत्रों में। सबसे कम बारिश जो है ये जो देख रहे हैं ये राजस्थान के क्षेत्र में और कच्छ के क्षेत्र में आपको जो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जो है कम बारिश आपको देखने को मिलती है। सबसे कम बारिश आपको जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। ये कुछ देख रहे हैं कि फॉरगेट ए डे मुंबई ऑन ऑन फॉरगेट, ये कुछ जो है कैसे कैसे बारिश के दिनों में जो है हिंट फॉर अर्ली समर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो ये जो है पेपर में कैसे कैसे आपको दिखाया जाता है कि ऋतु के परिवर्तन के कारण जो है आपका मुंबई और चेन्नई और यहाँ पर जो है पूर्वी भारत यहाँ पर आपको बारिश ज़्यादा होती है। अब आगे है कि इसके बाद जो है कुछ जो है गुजरात के क्षेत्रों में और इसी सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा जो समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा जो है मध्यम रहती है। हिमपाती हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आपको सूखा अधिक होता है, अधिक आपको सूखा देखने को मिलता है, आशंका जो है बनी रहती है। अब आगे है मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों के से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण जो है अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में जो है निरंतर जो है ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार उपमहाद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ज़्यादा और ना ही अधिक सर्दी। इन समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप एवं मानसून की एकता का प्रभाव जो है बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का जो है ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय बहुदृश्य इसके जीवन तथा वनस्पति इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव
सभी एक जो है सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण पर भारतवासी जो है प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, थोड़ा समझ कर इसको पढ़ना पड़ेगा। समझ के साथ थोड़ा धीरे धीरे आप इसको जो है गहन अध्ययन करेंगे, जिससे आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है जो भी पूछेगा वो नहीं छूटे। देखेंगे यहाँ पर जो दिखने को मिल रहा है, कहाँ पर कितना तापमान आपको दिखाता है आप देखते होंगे। टीवी में आपको सुबह-सुबह जो है आज का मौसम कैसा है वो आपको हर दिन जो है आपको दिखाता है कि मुंबई हो गया, महाराष्ट्र जो है जो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर कितना तापमान सेंटीमीटर में है, बारिश कितना हुई है, वार्षिक जो है वर्षा भी आपको हर मंथ के लास्ट में आपको मतलब साल के एंड में आपको दिखाया जाता है। तापमान और वर्षा कितना हुई है इस क्षेत्र में। और जो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम कर लेते हैं। बहुत ही क्वेश्चन जो है ये बार-बार यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका फेवरेट बनता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे ज़्यादा है विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन राम में। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर में बहता हुआ जो है पवन है वो क्या कहलाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में जो बहता पवन है वो लू कहलाता है, जो कि आप लू के बारे में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैदानी में मतलब कि उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवनें ग्रीष्म ऋतु में, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक पवनें। ये क्या है? व्यापारिक पवनें हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? देखिए जून के प्रारंभ में जो है भारत में जो है वर्षा ऋतु मानसून का जो है आगमन जो है ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं? तो देखिए शीत ऋतु की व्यवस्था क्या होती हैं? तो आपको ठंडा जो है दिन भी होता है और ठंडी रात भी होती है। ठंडा दिन भी और ठंडे रात भी जो है शीत ऋतु में आपको देखने को मिलती है, मतलब ठंडी दिन और ठंडे रातें जो आपके शीत ऋतु में होते हैं। यहाँ पर जो है संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहता है कि आप उत्तर संक्षेप में इसका देंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो भारत को कौन-कौन से कारक 6 कारक जो हैं भारत में जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांश, तो ऊंचाई हो गया, वायुदाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, महासागर की धाराएँ हो गया, उच्चावच लक्षण हो गया। और भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो भारत में जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु अत्यधिक प्रभावित करता है और जो है इसीलिए जो है जलवायु मानसून प्रकार के यहाँ पर होते हैं। और भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है? तो भारत में जो है उत्तर पश्चिम का जो भाग है वहाँ पर भारत का जो है मरुस्थल होता है, वहाँ पर आपका जो है तापमान बहुत ज़्यादा होता है दैनिक तापमान। वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर तापमान चला जाता है और रात का जो तापमान है सब कम हो जाता है, 15 डिग्री तक चला आता है। ऐसी स्थिति में देखेंगे कि रेत का जो ऊष्मा जो है सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है गर्मी को और ठंडा तो जो वो हो जाता है और रात का जो है तापमान ठंडा और गर्मी में आपको देखने को मिलता है, वो बहुत ही अंतर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो मालाबार तट में जो है ये पश्चिमी तट के कारण जो है यहाँ पर वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण जो है मालाबार तट पर जो है बारिश होती है। पाँचवा क्वेश्चन है कि मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? आपने ऊपर पढ़ा भी है कि मानसून में जो है मानसून का जो परिभाषित करने के लिए कहता है तो 100 से 110 सेंटीमीटर जो है बारिश आपको मानसून में आपको देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि
आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय जो है पट्टी में स्थित क्या होती हैं, हवाएं होती हैं। और इन्हीं गति के कारण जो है इसमें जो है इनकी गति में लगभग 110 से लेकर आपको कितना 184 किलोमीटर के बीच के जो है बीच विचरण करता है। और ग्रीष्म ऋतु में है जो है हिमालय के उत्तर पश्चिम, कहाँ उत्तर पश्चिम जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप जो नीचे का भाग जो है वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। और ऊपर में जो क्या होता है तो हिमालय के दक्षिण मतलब हिमालय में जो आपको कौन हवाएं देखने को मिलती है, तो आप हिमालय में आप बोलते हैं उपोष्ण पश्चिमी जो है उपोष्ण जो है पश्चिमी जेट धाराएं आपको होती हैं, जो कि दक्षिणी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है, जो कि देश के उत्तर एवं उत्तरी भागों में सर्दियों के महीनों में बारिश का कारण बनता है। और देश के प्रायद्वीपीय भाग में जो है बहने वाली हवाएं उपोष्ण पूर्वी जेट धाराएं जो कि उष्ण पूर्वी जेट धारा होती है, वो ग्रीष्म ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार है, जो मानसून सहित अक्टूबर और नवंबर की अवधि के दौरान जो है भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में को प्रभावित करता है। कब? तो अक्टूबर और नवंबर में। छठा क्वेश्चन है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर क्षेत्र में आप देखते होंगे मानसून का लोग इंतज़ार करते हैं। मानसून के कारण ही जो जल में के कारण जो है कृषि होता है, और संपूर्ण भारत को जो है इसके कारण इसको बांधता है। यहाँ पर आप जल का संभान भी होता है, नदी घाटी का इसका जो है इकाई नाम दिया जाता है। और भारत के लोगों को संपूर्ण जीवन की जो है मानसून के ही इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए जो है इसको जो है इसको एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। तो आपने पढ़ा अगला क्वेश्चन है, भारत जो है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्यों घटती है? उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो है बारिश जो है पूर्व से पश्चिम क्यों? तो क्योंकि निरंतर जो है हवाओं का जो है निरंतर कम होता है, और आर्द्रता क्या होता है के कारण जो है उत्तर भारत में पूर्व पश्चिम की ओर वर्षा जो है कम होती जाती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा से उठने वाली आर्द्र जो है पवनें होती हैं, वो क्या करता है आगे आता है, और बढ़ती हुई देश की आंतरिक भागों में ये बहुत ही बढ़ता हुआ आंतरिक भाग में चला जाता है, और वो अपने साथ लाए हुए अधिकतम आर्द्रता खोने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वर्षा धीरे धीरे घटता है, और राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत ही कम बारिश इसके कारण होती है। तो आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को भी देखा, आपको हमने ये सारे कुछ बताए भी। आप यहाँ पर जो है चित्र के माध्यम से कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है कहाँ नहीं हो रही है वो देखेंगे। तो आपको ये कैसा चैप्टर लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो है आपको हम कराएंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।